लगता है कि पेरेंट्स घबरा जाते हैं, मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ। तो फिर ये गलत है ना। तो ये हम आधा डर तो पेरेंट्स अपने अंदर ही रखते हैं। देखिए, वो ईगो नहीं होता, ईगो डेवलपमेंट इस एज में इतना जल्दी नहीं होता, वो उनका सेल्फ एस्टीम होता अच्छा। है ना। तो हम इसको ईगो नहीं लेंगे, तो वो पहले भी ऐसे ही थे। लेकिन पहले माँ बाप बड़े अच्छे से ना, वो चांद को भी मामा बना के उसको खिला दिया पिला दिया। तो फिर बच्चे ने जिद तो पहले भी करते थे, हनुमान जी ने जिद की थी ना। दिक्कतें तो बहुत आती होंगी अपने बच्चों को बड़ा करने में। कभी उनकी मानसिक विकास की टेंशन, कभी शारीरिक विकास की टेंशन कि क्या हमारा बच्चा नॉर्मल है, क्या हमारे बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं, क्या हमें कुछ मेडिकली इसको ट्रीट कराना चाहिए, क्या बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को जब बड़ा करते हैं तो फेस करते हैं। इन सारी समस्याओं को आज हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर और आप सुन रहे हैं द अंकुर वार्ष्णेय शो। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर वंदना चौधरी, जो जयपुर में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और उनसे आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। हेलो मैम, कैसे हैं नमस्कार आप? अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो में बुलाने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है कि मैं शो के ज़रिए सही जानकारी पेरेंट्स तक और बच्चों तक पहुंचा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले मैम ये जानना चाहूँगा कि कई बार हमें पेरेंट्स जब बच्चे उनके 2 से 3 साल के होते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी तक चलना नहीं सीख पाया। कई बार उनके मन में ये रहता है कि हम लोग का बच्चा अभी प्रॉपर इस बोल नहीं पा रहा है। दूसरे बच्चों से वो कंपेयर करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के बच्चों से। तो क्या ये पेरेंट्स की सोच सही है? देखिए अंकुर जी, एक तो जो आजकल पेरेंट्स जिस सोच के साथ बच्चों को आगे लेके चल रहे हैं, वो हो सकता है पेरेंट्स को बुरा लगे। वो बच्चों को एक बच्चों की तरह नहीं, एक मशीन की तरह मान रहे हैं कि इस एज में उसका बच्चा ऐसा है, उसकी मशीन ऐसी चल रही, तो मेरी मशीन भी ऐसी ही चलनी चाहिए। ठीक है। बच्चे उनका खुद का प्रतिबिंब होते हैं, उनका खुद का मिरर होते हैं। तो कभी भी बच्चों को कंपेयर करना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, किसी और के नहीं। किसी और के बच्चे किसी और का प्रतिबिंब, किसी और का मिरर होते हैं। सो यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो किस तरह से बच्चों को आगे लेकर चलना चाहिए, तो सबसे पहले पेरेंट्स को खुद को देखना चाहिए कि हमारा बचपन कैसा बीता होगा। या हो सकता है, जैसे आप चलने फिरने की बात कर रहे हैं, कई ऐसे रिसर्चेस में आए कि जहाँ पर उनके पेरेंट्स ने लेट चलना बोलना स्टार्ट किया होता है, तो वहीं पे देखा जाता है उनके बच्चे भी कई बार थोड़ा लेट चलना या लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी रिसर्चेस में देखा है कि बच्चों ने 5-5 साल भी होने पर भी बोलना सीख लिया है। सो हम इसको डिले ऑफ डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट कह सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होता है। कुछ कुछ दिक्कतें आ जाती है। ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स, बच्चा 1.5-2 साल का नहीं बोल रहा है या कुछ शब्द बोल के बोलना बंद कर दिया है, ऐसा भी होता है। तो वहाँ पेरेंट्स कई बार पीडियाट्रिक्स के पास भी जाते हैं। तो पीडियाट्रिक्स के पास आप उसका फिजिकल डेवलपमेंट करा सकते हैं। फिजिकल चेकअप के बाद आपको लग रहा है कि हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं है, तो रादर देन गोइंग फर्दर मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें MRI, सिटी स्कैन, न जाने क्या क्या होते हैं, उन पर जाने से पहले एक बार आपको किसी एक्सपर्ट, किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर एनालिसिस करा लेना चाहिए। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट अगर प्रॉपर है तो हो सकता है उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या लर्निंग डेवलपमेंट उसका थोड़ा डिले हो। सो वो एक एक्सपर्ट, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपको अच्छे से बता पाएगा। नहीं, जनरली मैम एक चीज़ ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि 2 बच्चे पैदा कर लो तो बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं। तो क्या इसका भी एक रोल प्ले होता है अपनी लाइफ में बच्चों के? देखिए, बच्चे 2 पैदा कर लो, 5 पैदा कर लो, उसका नहीं, अकेला ऐसा बच्चा डेवलप नहीं, नहीं हो पाता? ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूर हम मानते हैं कि बच्चों को कंपनी चाहिए होती है ना। तो अगर अगर आप सिंगल चाइल्ड भी रखते हैं तो बच्चों को बच्चों की तरह समझना और समझाने के लिए कंपनी डेफिनेटली चाहिए होती है। बिल्कुल। तो उनको, क्या हम माँ बाप बच्चों की तरह बनकर उनके जैसा ट्रीट नहीं कर सकते? हमने कितनी बार पहले पुराने पेरेंटिंग्स में देखे हैं कि वो बच्चा बन जाते थे। आजकल कितने माँ बाप अपने बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। लेकिन मैम आजकल टाइम नहीं रहता ना, जैसे दोनों वर्किंग हैं। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कि पेरेंट में फादर भी जी। वर्किंग है और मदर भी वर्किंग है, अब उनके पास टाइम नहीं है वो बचपना बच्चे के साथ जीने के लिए। तो उस केस में क्या उनको सेकंड चाइल्ड के लिए जाना चाहिए कि वो उनका मन नहीं है लेकिन सेकंड चाइल्ड का, लेकिन वो फैमिली प्रेशर की वजह से सेकंड चाइल्ड के लिए अगर सोच रहे हैं तो क्या मतलब नहीं, वो? फिर आप पता है क्या, आप सेकंड बच्चे को भी वही इन्वायरमेंट दे रहे हैं जो फर्स्ट बच्चे को दे रहे हैं। आप क्या छोड़ें, दोनों एक दूसरे के साथ पल बढ़ जाएंगे। हाँ। ऐसा नहीं होता।
जो कमी फर्स्ट बच्चे में रहेगी सेकंड में भी आपने वही कमी कर दी ना। तो इसका मतलब राइट, फिर मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इससे अच्छा अगर आपको लगता है कि आपको बच्चे को कंपनी देनी है तो आजकल बहुत सारे डे केयर सेंटर्स भी खुल गए हैं। और एक बात बताऊं, मैं बच्चों को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी टाइम चाहिए होता है। अगर हम पेरेंट्स 5-6 बजे भी घर आ रहे हैं, ठीक है, एक तो सबसे पहले तो पेरेंटिंग इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं इफ़ यू डोंट टेक माइंड कि अगर पेरेंट्स के पास इतना भी टाइम नहीं कि वो अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम भी नहीं दे सकते 4 से 5 घंटे का, तो उन्हें पेरेंट बनने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सीधी सी, क्योंकि नहीं, इट्स अ जिम्मेदारी। हाँ, ये तो एक्चुअली फिर भी मैं जैसे मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ तो पेरेंट्स के पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है, और वो बच्चे हुए फिर वो उनको कोई केयर टेकर उन्होंने रख ली, और केयर टेकर उसको केयर कर रही है उसकी, और शाम को रात को मम्मी आ रही है 9-10 बजे, बच्चे से आधा घंटे का समय मिला, और उसके बाद वो मतलब उसका डेवलपमेंट और एक उसमें फ़र्क आता होगा बहुत बहुत ज़्यादा। फ़र्क आता है सर, बहुत फ़र्क आता है। मतलब कहीं ना कहीं किसी एक को कुछ अर्ली चाइल्डहुड के लिए ब्रेक लेना ही चाहिए। वो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, सही खान पान के लिए भी ज़रूरी है, एक इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। एटलीस्ट गवर्नमेंट भी मैटरनिटी लीव देती है, हाँ, नहीं वो तो मैम देखिए 6 मंथ की है। 6 मंथ की देती है। तो उसके बाद अब आप 6 अपना वर्किंग आवर्स कुछ देखिए, कहीं भी 7 दिन काम नहीं होता है, राइट। गवर्नमेंट में भी 5 दिन काम होगा, और गवर्नमेंट टाइमिंग्स भी इतने होते हैं कि आप एक क्वालिटी टाइम बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर लेकिन अगर अब पेरेंट्स वहीं पर घर में आने के बाद भी बच्चों को टाइम न देकर खुद का ही टायर्डनेस निकालते रहें, हम तो थक गए हैं, घर का ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, तो फिर उनको बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं है। अच्छा वंदना जी, एक्चुअली मुझे एक चीज़ और जाननी थी। जैसे कई बार मैंने किसी बच्चों में देखा है कि उनको ना सुनना पसंद नहीं है। अगर मैं अपनी बच्चे की बात करूं तो अगर हम किसी चीज़ के लिए उसको मना करते हैं कि ये मत करो, ये गलत है, तो क्या पेरेंट्स का नेगेटिव बोलना उनके लिए गलत है, या उसको हम डायरेक्शन चेंज करके बोलें किसी भी चीज़ के लिए अगर बोलना ना करना है तो? जैसे इस पे मत चढ़ो, ये मत खोलो, बच्चे करते हैं जनरली, और ये बहुत बड़ा इशू है। फिर बच्चा उसमें क्या करता है, रिएक्ट करता है। आपको या तो वो मारेगा, या फिर आपके साथ वो कुछ अलग व्यवहार करेगा जो अनयूजुअल है। तो उस केस के लिए पेरेंट्स कैसे मतलब तैयार रहे अपने आप को? देखिए अंकुर जी, हम अभी जिस एज की बात कर रहे हैं, वो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2 से करीब 7 साल के एज के बच्चों वाले इस एज इश्यू में होते है हैं मैम ना। ये प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है, हम इस एज के बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये एज बच्चों की एक तरह से प्री ऑपरेशनल एज कहलाती है हमारे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में देखें तो। इस एज में बच्चा जितना भी चीज़ें एक्सप्रेस करता है, समझता है, वो यूज़ ऑफ सिम्बल्स, साइंस या जेस्चर से समझता है। वर्ड्स उसको एक पूरे वर्ड्स कम समझ में आते हैं, टुकड़ों में वो वर्ड्स को अपनी तरीके से मैनिपुलेट करता है, अपने पर्सनल नॉलेज की तरीके से। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग की एज होती है 2 साल से 3 साल से, तभी से बच्चों को आपको नॉन वर्बल लैंग्वेज या जेस्चर्स के थ्रू समझाना ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए रादर देन बोलना। मतलब हम बचपन से बच्चों को सिर्फ बोलने पे फोकस करते हैं, तो एक एज तक आते आते उनके लिए हमारा बोलना मायने नहीं रखता, ठीक है। वहीं पर अगर आपने देखा होगा तो हमारे टाइम में जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स की आंखों के इशारे समझ जाते थे, हाथ के इशारे समझ जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में पेरेंट्स स्टार्टिंग में एज में बच्चों से वर्बल कम्युनिकेशन कम, यानी कि उनको छोटे छोटे शब्द देते थे, क्योंकि उनको छोटे शब्द ही समझ में आते थे। किसी चीज़ के लिए ना करना है तो बचपन में नहीं कर दिया, नहीं बेटा नो, सिर्फ इतना सा। हम क्या करते हैं, नो के साथ साथ बहुत सारे और चीज़ें उसको समझाने में लग जाते हैं। वो अच्छा। समझ उसकी अभी डेवलप नहीं हुई है। अभी मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हो चुका है, फिर कैसे करें उसको सही वो? देखिए अब एक एज ऐसी आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये एज सबसे अच्छी एज ऐसी होती है जिसमें हम बच्चों ने एक बार लर्न तो कर लिया, अब हमें उसको अनलर्न कराना है, अनलर्न करा के फिर रीलर्न कराना है। तो ये एक प्रोसेस की तरह काम करेगा। इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पेशेंसली खुद को भी होल्ड करना पड़ेगा। जैसे अगेन वापस से उसी चीज़ से आना पड़ेगा। कहीं बच्चा अगर चढ़ने की बात, जैसे आपने एग्जांपल दे कि बच्चा चढ़ रहा है, हमें पता है बच्चा हर्ट हो सकता है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा उस सिचुएशन को एनालिसिस करना चाहिए कि बच्चा कहाँ चढ़ रहा है, कहाँ से गिर सकता है, कितना लग सकती है उसको, है ना। अगर हमें लग रहा है कि बच्चा एक सोफे पलंग पे चढ़ रहा है, उछल रहा है, हम उसको ना कर रहे हैं, हमने बस उसको इशारे से कर दिया, नहीं बेटा आप गिर सकते हो, विथ इशारा, देखो आप गिर सकते हो, आपके लग सकती है, आपके दर्द होगा, सिर्फ इतना सा। हमने उसको कुछ एक शब्द दिए, वहीं हम उसको समझा रहे हैं ऐसे नहीं करना है, देख ये हो जाएगा, देख ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इतना सारा हो जाएगा, वो उसको नहीं समझ में आ रहा है। थोड़े से वर्ड्स दिए हमने उसको, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क फिर हमें उठाने के लिए उसको तैयार करवा देना चाहिए।
कि एक बार गिरी कोई जाए। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिलीव मी। जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है वो बच्चे में, हम यहाँ से हम डर, मतलब ये हमारा, ये उसका डर नहीं, ये हमारा डर है। नहीं, एक बार वो कहते भी है ठोकर लग के जो अकल आती है वो वाला हाल। बस, तो यहाँ ठोकर नहीं है, नॉर्मल देखे चल तो क्या पहले बच्चे, दूसरे बच्चे गिरते नहीं थे? हाँ, गिरते हैं। तो फिर तो हम इतना डरे हुए क्यों रहते हैं कि हमारा बच्चा गिर जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने एक बार बोला, उसको प्यार से समझाया, प्यार से समझाया, और वो भी कुछ शब्दों में, ज़्यादा लंबे लेक्चर में नहीं, कुछ समझो में, सब कुछ शब्दों में समझाया, बच्चे को समझ में आ गया, अच्छी बात है, वो रुक जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, मान लो बच्चा, आपने कहा उसको हमें अनलर्न कराना है, तो अनलर्न कराने का फिर ये एक स्टेप होता है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, चलो ट्राई करो। अच्छा। ट्राई करने पे वो गिरता है, तब फिर अगेन हमारा ड्यूटी ये नहीं होना चाहिए हम लेक्चर पे आ जाते हैं, मैंने कहा था ना, देखिए हो गया, देखो हो गया, नहीं। हाँ, जनरली ये होता है। यस, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? डर सिखा रहे हैं। हम उसके सर्कमस्टेंसेस बताने लग जाते हैं कि इसका ये हो गया, ये हो गया। वो नहीं करना है। गिर गया, कोई बात नहीं बेटा, देखो गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब उठ जाओ, उठ के चलो, अब यहाँ लग गए, अब ऐसे ऐसे कर लो, खत्म। नहीं, कई बार जैसे देखा गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में कोई बच्चा जैसे छोटा है वो गिरा तो हम उसको बोलते हैं कि चींटी मर गई, इसको मार दे, इसकी पिटाई कर दे। तो क्या ये शब्द भी बोलना उचित है उसके लिए? वो डाइवर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चा उस समय रोने पर आ जाता है। और बच्चा रोता क्यों है? क्योंकि उसे लगता है मुझे डांट पड़ेगी। हाँ, मुझे डांट पड़ेगी। अब उसने क्या ले लिया कि अब कोई भी अगर उसको हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको कहता है कि पापा उसको मारो। बिल्कुल, वो लेगा ही, क्योंकि वहाँ पर डर है, वो अपना डर ट्रांसफर कर रहा है कि मेरी गलती नहीं है, आप उस पे करो। हाँ, है ना? तो यहाँ पर अगेन मैंने ये कहा कि अगर आप बच्चों को, अभी आपको ये चीज़ भी अनलर्न करानी पड़ेगी, चींटी मर गई, ये हो गया, ऐसे नहीं। यू हैव टू गिव द स्माइल, अरे कोई बात नहीं ना यार, लग गई, गिर गया। आपको थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड लेना पड़ेगा, तब जाके वो इस चीज़ से बाहर आएगा कि मैं गिर गया तो कोई बात नहीं, मुझे उसके लिए किसी को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो अपनी पनिशमेंट से डर रहा है, इसीलिए वो कह रहा है इसको पनिश करो। हाँ, क्योंकि बचपन में वो देखा, वो क्योंकि जब देखा नहीं, क्योंकि हमने उसको बताया, हमने उसको दिखाया वैसा, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। 100% है। जब भी मैंने कहा कि पेरेंट्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह चलते हैं, चलना चाहिए। इवन इनफैक्ट रोज पेरेंट्स को अपनी गलतियों से सीखना और उसको सुधारना चाहिए, एक लेसन की तरह। ऐसा नहीं, मैं भी पेरेंट हूँ आज, गलतियाँ मुझसे भी बहुत सारी हुई है, और बट उनको सीख के हम सुधार भी तो सकते हैं। बिल्कुल। हम कितना अपने बच्चों को सॉरी बोलते हैं, सॉरी यार मेरे से गलती हो गई, बहुत कम होता है। हाँ, तो वंदना मैम, एक्चुअली एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे अगर मैं टीचिंग एज ए टीचर बात करूँ, मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो अगर हम टीचिंग करते हैं जैसे छोटे बच्चों को, हमने स्कूल में कुछ सिखाया, उनको स्कूल में बच्चे ने कर लिया, अब वही काम, सेम काम वो बच्चा घर पे करने में मना करता है या वो प्रॉपर तरीके से करता नहीं है, तो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर स्कूल में कैसे कर लेता है, यहाँ तो नहीं करता। तो क्या ये बच्चा जानबूझ के करता है ऐसा? उसको आता है, स्कूल में वो कर रहा है, लेकिन घर जाके वो चीज़ें वो नहीं कर रहा, क्यों? स्टडी की बात कर रहे हैं। हाँ, स्टडीज़ में बात करूँ। बात कर रहे हैं। देखिए इन्वायरमेंट, अब आप इसको इस तरह से समझिए, कोविड में वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया था। बिल्कुल। क्या वो सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो उतना आउटपुट दे पा रहे थे जो वो ऑफिस में बैठकर दे पाते थे? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। फिर हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? घर उसका कंफर्ट जोन है। वो घर को स्कूल बनाकर काम करने लग जाएगा, तो फिर घर और स्कूल उसके लिए अलग कैसे हुआ? हाँ, कि जनरली पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, सर देखिए ये तो घर होमवर्क नहीं कर रहा, आप क्लास वर्क में इतना अच्छा काम और होमवर्क में बिल्कुल राइटिंग इसकी अलग ही हो चुकी है। तो अब फिर क्योंकि स्कूल में उसको फ्रीडम होती है काफ़ी हद तक, टीचर्स का ट्रीटमेंट अलग होता है, टीचर्स परफेक्शन से ज़्यादा एक टीम को लेके चलती है, सब बच्चों को साथ लेके चलती है, फोकस डाइवर्टेड होता है। घर पर माँ बाप के लिए एक या दो बच्चे, फोकस होनी पे, ये सही करना है, अभी सही करना है, अभी मिटा, पहले कर। हाँ, ये ऐसा भी है। जनरली घरों में ऐसे ही होता है कि भाई तू पहले होमवर्क कर, क्योंकि मदर को कोई और काम भी करने होते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैम, क्या हम जब हमारे बच्चे 2 से 7 साल की उम्र में हो रहे होते हैं तो उस वक्त कोई घर में पेट कोई उनकी साइकोलॉजी पे रोल प्ले करता है? देखिए बच्चे, पेट का होना, हाँ मैं वही कह रही हूँ, बच्चे पे डिपेंड करता है।
अगर बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, मस्त रहता है, उछल कूद कर रहा है, फुली एक्टिव है, एक्सप्रेसिव है, तो पेट का रोल इतना नहीं करेगा. इट मे बी पॉसिबल वो पेट को हर्ट भी करें, उसको एक प्ले एज अ टॉय यूज़ मिले. पेट का रोल वहाँ ज़्यादा अच्छा प्ले होता है जहाँ बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, लेस एक्सप्रेसिव होता है, या अपने आप को अलोन फील करता है. वहाँ पेट का रोल फिर भी एक तरह से क्योंकि वहाँ वो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट होता है, एक इम्पैथी ट्रांसफॉर्मेशन टाइप होता है. बट ओके. लेकिन मतलब इतने छोटे बच्चों के लिए अगेन अगर वो पेट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया तो उससे डिटैचमेंट उसके लिए एक ट्रॉमा की तरह होगा. बिल्कुल. तो राइट. ऐसा सो मेरे हिसाब से बच्चों को बच्चों की ही कंपनी देनी चाहिए. और आजकल तो वैसे भी इतने सारे प्ले हाउस और बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं जहाँ बच्चों को 2-2 4-4 घंटे के लिए इंगेज कराओ, दैट्स इनफ. बाकी बच्चों को घर में रहकर घर में उछल कूद करने दो. बच्चा बोर भी होता है आजकल. बच्चे को बोर होना ही नहीं आता, उसको बैठना नहीं आता, उसको फ्री बैठना नहीं आता. हाँ, मेरे जैसे बच्चे बिल्कुल एक मिनट भी नहीं बैठते, वो लगातार उनके जो है मूवमेंट रहते हैं. वो उनकी मूवमेंट उनके अकॉर्डिंग चलने दीजिए. 2 से 7 साल तक के बच्चों के, इवन मैं तो कहती हूँ 10 साल तक के बच्चों को टॉयज़ दीजिए, मैक्सिमम टॉयज़ दीजिए. उनके साथ वो अपनी स्टोरी बनाएंगे जैसे हम लोग पहले बनाते थे, गुड़िया गुड्डी से खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. इवन मेरा बेटा टॉयज़ से पूरे पूरे ट्रैफिक जैम लगा देता था. मैंने बहुत टॉयज़ दिए हैं. ये तो मतलब कोविड में मोबाइल देना पड़ गया, अदरवाइज उससे पहले बिलीव में इतने टॉयज़ से खेलते थे, पूरा कमरा फैला के रखते थे. कोई बात नहीं, वो उनकी एज है, बट एटलीस्ट वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता उसका. टॉयज़ से खेलने से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, स्टोरी मेकिंग स्किल्स बनती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ती है. तो इतने सारे टॉयज़ आते हैं, बच्चों को वो दीजिए, कभी उनको अकेलापन फील नहीं होगा. तो लेकिन मैम ऐसा है कि मोबाइल्स ने ऐसा बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डाल दिया है कि वो टॉयज़ को भी छोड़ के मोबाइल की तरफ क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हमने हैं. दिया मोबाइल है, उसके हमने लिए भी टॉयज़ नहीं पेरेंट्स, दिया. देखिए पेरेंट्स एक्चुअली क्या है, खाना बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब मदर अकेली है, खाना बना रही है और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था उसको, उसने फ़ोन पकड़ा दिया. गलत है. अगर मदर बच्चे को लेके किचन में ही खड़ी हो जाए, किचन में कितने सारे बच्चे के लिए टॉय है, सारे बर्तन उसके लिए टॉय है. हाँ हाँ, खेलने दे, बिल्कुल, चिमटा बेलन सब उसके लिए टॉय खेलने है, दे. बिल्कुल मालूम है मुझे. छोटे छोटे आप बच्चों को चकला बेलन ला दीजिए, चाहे लड़का हो या लड़की. बड़े बच्चे बहुत इंजॉयबली उसको कॉपी करते हैं, मम्मा जैसा करी वैसे कॉपी करते हैं. और ये वो एक एज होती है जहाँ पर वो ये लाइफ स्किल्स सीख पाते हैं. ओके. इतने छोटे बच्चों को आप क्लीन करने के लिए झाड़ू दीजिए, बिना झिझक वो सफाई करेंगे. बड़े बच्चों में तो फिर भी आती नहीं, मैं नहीं करता. हाँ, मैं नहीं करती. छोटे बच्चों को दीजिए, उनको मज़ा आता है करने में. एग्जैक्टली उनको सिखाइए, और यही चीज़ उनके लिए आगे कैरी फॉरवर्ड होगी. ये लाइफ स्किल्स चीज़ें हैं. होता क्या है मैम, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब जैसे छोटे जब थे उसमें मम्मा ने दूध पिलाते वक्त मोबाइल दिखा लिया, कार्टून दिखा लिया, अब उसको वो हैबिट पड़ चुकी है. अभी जैसे कोई बच्चा है उसको हैबिट पड़ चुकी है इस चीज़ की कि वो बिना मोबाइल के मिल्क नहीं पिएगा या खाना नहीं खाएगा. अभी इस केस में वो पेरेंट्स क्या करें? कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, जब कोई बच्चा चीज़ें लर्न कर लेता है तो उसको अनलर्न कराने के लिए थोड़ा पेन लेना पड़ता है. पेन पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी. पेरेंट्स को पेन ये नहीं खाना, कोई बात नहीं, कोई बच्चा भूखा नहीं रहता लंबे टाइम तक. हाँ, वो उसका इतना डेवलप नहीं होता है कि मैं भूखा रह लूँ. भूखा रह. अल्टीमेटली जिद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन नहीं खाएगा, बट अल्टीमेटली प्यार से डाइवर्ट करके हम उसको खिला सकते हैं. इतने छोटे बच्चे को अनलर्न करा के चीज़ों को रीलर्न कराना बहुत ईजी है, लेकिन इतना पेशेंस क्या पेरेंट्स के पास है? हमें चीज़ फटाफट चाहिए, खा ले पी ले फटाफट, हमारा काम खत्म. अल्टीमेटली द गोल यही है कि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा अगर बच्चों को हमें अपब्रिंगिंग सही करनी है. बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस. उनको चीज़ों को, हमें लग रहा है ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है, तो इस एज में तो आप उनको ईजिली अनलर्न करा सकते हैं. थोड़ा पेन आपको भी लेना होगा पेशेंस के साथ. कहते हैं अपने, कई बार हमें लग रहा है बच्चा खाना नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके इश्यूज़ में, बट वो सीख जाएगा यहाँ पर कि ना मतलब ना होता है. हाँ, ना मतलब ना, बिल्कुल. यही तो सबसे बड़ा वो है कि ना मतलब ना, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में ना शब्द है ही नहीं. वो हमने दिया नहीं ना, उन्होंने सीखा नहीं, हमने सिखाया नहीं. मैं दूसरे की बात क्या करूँ, मेरे खुद का बेटा, उसके डिक्शनरी में ना शब्द है ही नहीं. तो हमने सिखाया नहीं ना उसकी डिक्शनरी. बच्चों की डिक्शनरी कौन बनाता है? हम माँ बाप बनाते हैं. बस उसका आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो वो हमने दिया ही नहीं. वो वर्ड्स तो हमें देने होंगे. तो छोटे बच्चों के लिए बहुत आसान है, देखिए, चीज़ों को अनलर्न करा के रीलर्न कराना. कम से कम
8 से 10 साल तक एज तक तो इजीली हम लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा होता है, उनके बिलीफ सिस्टम बन रहे होते हैं, कंप्लीट बने नहीं होते हैं, हाँ, डेवलप हो रहे होते हैं, डेवलप कंप्लीटली हो बने रहे नहीं तो होते। यहीं पर हमें लग रहा है तो हम उनको चेंज कर सकते हैं। हम्म। एक चीज़ और है, जब जैसे मुझे एकदम से बात ध्यान आई कि जब छोटा बच्चा होता है 3 से 4 महीने का, तो जनरली वो जब रोता है तो फॉरेन कल्चर के अकॉर्डिंग मैंने देखा है पेसिफायर्स लोग बाग बच्चों के मुंह में डाल देते हैं, या सूतर्स जो होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग भाषा में। तो क्या कहीं उसका मेंटल मतलब स्टेटस पे बच्चे के आगे फ्यूचर में मतलब दिक्कत करता है? बच्चा ज़्यादा उसको यूज़ कर रहा है अगर पेसिफायर को साइलेंट होने के लिए अपने आप को, क्योंकि बच्चा रोता है तो रोने के साथ उसकी मदर या तो पेसिफायर खरीद के लाके उसको डाल दिया, वो शांत हो गया क्योंकि उसको शक करने में लगा हुआ है। तो क्या उसके एडवर्स इफेक्ट हैं आगे? यस 100% है, 100% है। एक तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है, उसका टंग का शेप, वो जो टंग को चीज़ों को टंग और जो नेक की जो एक्सरसाइज होती है ना, जो बोलने के लिए वर्ड्स निकालने के लिए, हाँ, वो हुई नहीं होती है। ओके, सिर्फ सकिंग चीज़ें चली गई। अब फिंगर सक करता है ना, जो बच्चा फिंगर सक या थम सक करता है, हाँ। उनमें थोड़ा सा डिले रहता है। अच्छा, क्या यही मतलब ये कारण है डिले ये ऑफ भी स्पीच है, का? बिल्कुल बिल्कुल ये है। ओके, तो उस केस के लिए फिर या तो पेसिफायर यूज़ ही ना करें? नहीं, एक टाइम होता है, देखिए हम कब यूज़ करें, हम क्या डेली दे रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं तब दे रहे हैं जहाँ हमसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं मार्केट गए, वहाँ बच्चा रोने लग गया ज़्यादा। उस मार्केट तो सबसे अच्छी चीज़ है बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, चीज़ वहाँ दी जा सकती है जहाँ बच्चों को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बाहर तो इतना ओपन एनवायरनमेंट में तो बच्चों को ईजिली आप डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कोई एज लिमिट है इसकी पेसिफायर की कि मतलब हम कभी भी इसको मतलब नहीं यार, पेसिफायर जितना मैंने देखा है वो जब बच्चा बॉटल लेता है 1-1.5 साल तक, तब तक ही यूज़ लेना चाहिए। वो भी हमारे यहाँ हनी आते हैं, और वैसे उसके बाद भी जब बच्चे के टीथ आ जाते हैं तब उसकी जगह आप हमें जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, जैसे सर्दियों में कैरेट आ गई है ना, मूली आ गई, च्यूबवेल, गाजर आ कोई गई, भी चीज़। यस वो हम दे सकते हैं। ओके ओके ओके। बाकी वो चीज़ें आई वोंट सजेस्ट कि वो देनी चाहिए। क्योंकि मैंने कई केस देखा था कि जहाँ पे एक पेरेंट्स हैं, कोई परेशान है, 4-5 साल का बच्चा पेसिफायर के बिना। नहीं, गलत है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ 101% रॉन्ग। ओके ओके, तो अभी मान लीजिए जैसे 4-5 साल का बच्चा हो चुका है, अब उसको सोते वक्त चाहिए ही चाहिए पेसिफायर। एक उसने साइकोलॉजी बना ली है बच्चे ने कि जब तक मैं उस पेसिफायर को मुंह में नहीं लूँगा मैं सोऊंगा ही नहीं, भले मुझे कितनी ही नींद आ रही हो। और वो बच्चा 4 से 5 साल के एज ग्रुप का है। उस केस में पेरेंट्स अब अल्टीमेटली जब बच्चा सोने के लिए कह रहा है बट वो सो नहीं रहा बिकॉज पापा या मम्मा उसके पेसिफायर उसको नहीं दे रहे हैं, तो अभी उस केस में वो पेरेंट क्या करे? क्या पेरेंट उसको अपना टच अपने पास सुलाते हैं? हाँ, पास सुलाते हैं। तो क्या अपना हाथ, या पुराने टाइम में पेरेंट्स बच्चे जो होते थे मम्मा का दुपट्टा या मम्मा का कुछ भी, मतलब मम्मा का टच लेकर सोते थे, तब पेसिफायर्स की जरूरत नहीं होती तो थी। उस वक्त नहीं थी। अभी जैसे अभी आज की तो मैं वही जनरेशन, कह रही हूँ ना, अभी क्या हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम पहले बच्चे को सुलाएं, अपना टच देके, अपनी बात करके, अपना डाइवर्स करके, उसको इधर उधर करके, क्योंकि बच्चे को नींद आ रही होती है, हाँ बहुत राइट, ज़्यादा। लेकिन उससे ज़्यादा नींद हमें आ रही होती है। हाँ नहीं, वो तो कहीं ना कहीं है। फिर तो क्या हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि थोड़ा सा हम सेक्रीफाइस कर ले बच्चे को ये चीज़ अनलर्न कराने के लिए? देखिए मुझे कुछ एक पुराने टाइम में एक कुछ अपने ऐसा नहीं है, पहले बच्चे थम सकिंग वगैरह करते थे, हाँ। तो हमारी दादी नानी क्या करती थी, उसमें नीम घिस के लगा देती, मिर्च लगा दी, मिर्च नहीं, मिर्च अगेन गड़बड़ करती है, नुकसान है ना, नीम लगा दिया, नमक लगा दिया थोड़ा ज़्यादा, नमक भी नहीं, नीम सबसे अच्छा होता है, वो नुकसान भी नहीं करता, कड़वा रहेगा, नुकसान भी नहीं करेगा। खैर नीम लगा दिया, फिंगर पे नीम लगा देती थी, सोते समय लगा देती थी। हाँ, बॉटल छुड़ाने के लिए भी मदर्स जो उसके निपल्स पे वो लगा देती थी नीम, और वो नीम लगा दिया आपने, या फिर कुछ अलग टेस्ट अदरक को घिस के लगा दिया, या कुछ डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं ना, जो बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, लेकिन वो टेस्ट नुकसान नहीं करते हैं, हाँ आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, उसको लगा के हम लोग अगर 2 से 3 दिन ट्राई करें तो माइट भी वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। और वो भी तब दीजिए, फर्स्ट डे नहीं। मान लीजिए आप दे रहे हैं तो सडनली उसको टेस्ट समझ में आ जाएगा, फिर वो उसमें भी गड़बड़ करेगा। आप उसको ऐसे इंट्रोड्यूस कीजिए कि वो जो चीज़ आपने दे रहे थे खराब हो गई, उसको फेंकनी पड़ गई, अब हम नया लाए हैं और नया ऐसा ही आया है, और नए में लगाइए। हाँ, ये एक पॉइंट है, क्योंकि उसको पता है कि जो ऑलरेडी पुरानी चीज़ थी उसका तो टेस्टलेस है वो। एग्जैक्टली, तो फिर वहाँ पे बच्चा इतना समझदार रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ कि आपने कुछ मिलाया है उसमें। यस,
ओके तो कह रहे ना हमें बताना पड़ेगा भाई हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हाँ हम खुद भूल जाते हैं हम माँ बाप हैं। हाँ, वो बच्चे आजकल के ऐसे हैं ना मैम कि वो पता नहीं चलता बिल्कुल भी कब बच्चे वो। पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन पहले माँ बाप बड़े अच्छे से ना वो चांद को भी मामा बना के उसको खिला दिया पिला दिया। तो फिर बच्चे ने जिद तो पहले भी करते थे, हनुमान जी ने जिद की थी ना। वो तो खैर ही। अच्छा मैम एक चीज़ और, जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों को आज के जैसे पुराने हमारे टाइम के पेरेंट्स थे, हमें वो कहीं पे भी स्लैप कर दिया या कहीं पे भी डांट दिया, और हम लोग के अंदर ईगो जो था उस वक्त बहुत कम था। हम लोग जनरली माँ बाप की बातों को ईगो नहीं ले पाते थे। ठीक है, डांट दिया हम वापस वैसे ही हो जाते थे कौन जैसे सी थे। एज की बात कर रहे हैं आप? इसी एज में भी मैम, इस एज में भी बच्चे हल्का सा ईगो पे ले लेते हैं, क्योंकि मैं अपने स्कूल में जनरली देखता हूँ 5 से 6 साल के जो बच्चे फर्स्ट में होते हैं उनको भी टीचर का डांटा हुआ वो घर पे जाके रेस्पॉन्ड करते हैं कि आज मैम ने मुझे डांट दिया, मैं मैम से बात नहीं करूंगी। देखिए वो ईगो नहीं होता, ईगो डेवलपमेंट इस एज में इतना जल्दी नहीं होता, वो उनका सेल्फ एस्टीम होता अच्छा। है ना। तो हम इसको ईगो नहीं लेंगे कि बच्चे ईगो में तो कोई भी बड़ा ईगो पे जो जब ले लेता है तो बिल्कुल 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 रिजेक्ट कर देता है उस चीज़ को। हाँ यहाँ पर उसका सेल्फ एस्टीम, अपने ऊपर विश्वास खत्म हुआ है। मैम ने मारा है उसको, यानी कि उसको बुरा लगा है, हर्ट हुआ है। बिल्कुल। तो वो जब वो बोल रहा है तो वो एज अ हर्टफुल पेनफुल बोल रहा है, वो ईगो पे नहीं बोल रहा तो है। वो मैम कहीं ना कहीं जैसे वो चीज़ें गलत भी तो है ज़्यादा। अगर देखिए ऑब्वियसली टीचर कोई पढ़ा रही है, अगर आप गलती करेंगे तो वो डांट तो आपको डांटेगी तो सही, तो डांटेगी तो बच्चा उसको ईगो पे लेके छुट्टी कर लेते हैं मैम अगले दिन। ऐसा भी देखा गया है कि मारना तो फिजिकल वायलेंस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है आज की तारीख में, अगर थोड़ा जोर से डांट भी दिया तो वो अगले दिन छुट्टी ले रहे अगेन हैं मैंने बच्चे। वही कहा ना, देखिए सर 5 से 7 साल तक के बच्चों को वर्ड से ज़्यादा एक्शनेबल पनिशमेंट देना चाहिए। मीन्स अगर जैसे सपोज बच्चे को आपने लगा बच्चे ने गलत काम किया है, ठीक है, आप उसके साथ ज़्यादा वर्ड्स से, ऐसे वर्ड्स ना यूज़ में ले जिससे उसका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो जाए और वो आप उसके लिए एक विलन हो जाए। टीचर पेरेंट्स उसके लिए हीरो हैं। हम्म। हाँ हीरो है, लेकिन वो कई बार हीरो को विलन भी बनना पड़ता है ना। नहीं जैसे नहीं नहीं नहीं, हीरो को विलन वो नहीं देख सकते, क्यों देखें वो। तो यहाँ पे हीरो को ही खुद में चेंजेस लाने होंगे, विलन नहीं बनना होगा। उसको देखना पड़ेगा कि यार मैं ऐसा क्या करूँ। ऐसे भी टीचर्स काफ़ी हैं जिन्होंने बहुत प्यार से पूरी पूरी क्लास को संभाल के रख रखा है, सिर्फ एक को सेंटर ना करके अपनी हल्की सी टोन को, पिच को हाई करके भी पूरी क्लास को मेंटेन कर सकते हैं। और बिलीव मी, बच्चों को एक सिंगल बच्चे को पॉइंट ना करके पूरी क्लास को भी अगर आप पॉइंट करके थोड़ा सा वॉइस ऑफ टोन के साथ बात करते हैं तो वो चीज़ वहीं डिसिप्लिन में आ जाती है। तो देखिए जो हम बात कर रहे थे ना वो डिसिप्लिन से रिलेटेड है। डांट बच्चे को कब डांटना चाहिए ये भी टीचर को डिसाइड करना ज़रूरी है। अच्छा। हर चीज़ पे डांटना, एक ये भी देखा गया है मैम कि 4 लोगों के सामने डांटना और एक अकेले डांटने में कोई फर्क है? हाँ बिल्कुल। और डांटा ही क्यों, अकेले में आप उसको समझाइए, डांटना ही क्यों, मतलब एक ये जो वर्ड है डांटना क्यों होना चाहिए टीचर की डिक्शनरी में? हाँ वो तो अब नहीं, ये टीचर ट्रेनिंग की ह्यूमन जरूरत है। टेंडेंसी होती है जनरली, वो निकल जाता है। ह्यूमन टेंडेंसी अब होने लग गई ना, अच्छा। क्योंकि उन पर भी शायद टीचर्स पे भी प्रेशर होता होगा, पेरेंट्स का। सीख नहीं रहा है हमारा बच्चा, हाँ बहुत ज़्यादा। आया ही नहीं हमारे बच्चे को, उसको तो आ गया है ना। हाँ, ये बात भी सही है। तो ऑब्वियसली हम टीचर्स को भी कंपैरिजन, समझ सकते एक्चुअली हैं। कंपैरिजन ऑफ तो द देखिए, चाइल्ड की वो बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर टीचर्स को भी पेशेंसली पेरेंट्स को बताना पड़ेगा और हमेशा बच्चों की स्ट्रेंथ को लेकर बात करें। टीचर भी, जहाँ टीचर्स भी क्या करती है, पेरेंट एक कमी गिनाता है, टीचर 4 गिना देती है। टीचर 1 गिनाती है, पेरेंट्स 4 गिना देते हैं। हम सिर्फ कमियों पे बात कर रहे होते हैं बच्चों की। बिल्कुल हम क्वालिटी पे कहाँ बात कर रहे हैं, हम इम्प्रूवमेंट में कहाँ बात कर रहे हैं। सही बात है। तो मतलब ये है कि हमें उनके क्वालिटी की चीज़ें भी उनके सामने शेयर करनी चाहिए। हाँ? उनके पेरेंट्स से। आप या बताइए, आप टीचर हैं, आप उनके साथ 6 से 7 घंटे बिताते हैं, आप देखिए बच्चे में क्या अच्छी बात है, बताइए वो पेरेंट को कि ये देखिए आपका बच्चा बोलता बहुत अच्छा, एक्टिव बहुत है, आप बच्चे से ये करवाइए। हाँ कोई गाना बहुत अच्छा गाता है साहब, क्लास में बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, सपोज बच्चे को डांट कब पड़ती है, तो होमवर्क नहीं कर रहा होता या डिस्टर्ब कर रहा होता है, बीच बीच में मैम 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 करके पूछ रहा होता है। इतने छोटे बच्चे यही काम करते हैं, मैम इसने ये कर दिया, मैम उसने ये कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स वो बच्चा कहीं ना कहीं अटेंशन चाह रहा है, ओके है ना। वो बच्चा कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि मैं भी क्लास में हूँ मैम, मुझे देखिए।
तो इस चीज़ को देखने के लिए टीचर्स को भी देखना पड़ता है कि उस बच्चे में ऐसी कौन सी अच्छी बात है, या कई बार देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती है, बच्चे कुछ ADHD भी होते हैं, ऑटिस्टिक भी होते हैं, दीज आर डिफरेंट थिंग, है ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अगर बच्चा आपसे अटेंशन मांग रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं टीचर्स को आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रही है। ओके टीचर्स को चाहिए एवरी बच्चे को आई टू आई कॉन्टैक्ट दें। ओके, उसी की वजह से शायद वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। और वो आई टू आई कॉन्टैक्ट स्माइलिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसीलिए जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ और आती है मैम, जनरली बच्चों में देखा गया है कि वो जेंडर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, 3 से 4 साल का बच्चा है, वो बॉय है बट वो फेमिनिन जेंडर वाला वो जो यूज़ कर रहा है अपने सेंटेंस को, वो कैसे डेवलप हुआ उसमें? क्या उसके पीछे फैमिली इन्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबल है कि उसको सारी औरतें ही मिली या गर्ल्स ही मिली उसको मतलब अपब्रिंग करने के लिए, या फिर उसको कोई मेल नहीं मिला जो उसको पता ही नहीं है कि गा भी बोला जाता है गाऊंगी की जगह? जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं जाऊंगा, अगर बॉय को बोलना है तो मैं नहीं जाऊंगा बोलेगा, बट वो यूज़ कर रहा है मैं नहीं जाऊंगी। देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार बच्चा सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना कि बच्चा मम्मी को बहुत पसंद करता है, मम्मी के साथ बहुत रहता है, तो मम्मी को कॉपी करते हुए वर्ड्स को सीख लेता है। अच्छा। है ना, देखिए कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे को हमको जब भैया को दीदी या भैया बुलवाना सिखाना होता है तो हम खुद भी भैया दीदी बोलना स्टार्ट करते हैं। हम खुद भी पापा को पापा बुलवाना होता है तो पापा आ गए, पापा आप कहाँ गए थे। पुराने टाइम में मम्मी यूज़ करती थी ना। हाँ, वो अपने हस्बैंड को भी पापा आप कहाँ गए थे, बिल्कुल राइट। तो ये चीज़ें बच्चों को उस एज में सिखाई जाती है। अब बच्चे ने अपनी तरह से सीख लिया, गलत सीखा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसने जैसा देखा वैसा सीख लिया। हाँ है, तो अब यहाँ पर उसको अगेन वही, अगर उसने सीखा है तो धीरे धीरे उसको चेंज करवाना पड़ेगा हमें, और वो अनलर्न कर लेता है, टोक कर नहीं, बार बार। जैसे बोला मैं जाऊँगी, जाऊँगी बेटा, मैं जाऊँगा, बस सिंपल इतना प्यार से। ओके। हाँ, क्योंकि कोई बहुत अटपटा लगता है कई बार, अपन कहीं बैठे होते हैं, कहीं फैमिली फ्रेंड्स के साथ होते हैं, वहाँ पे वो बच्चा यूज़ कर रहा है वैसे वो है मेल और वो फीमेल वाले टर्म्स यूज़ कर रहा है, तो थोड़ा सा अटपटा पेरेंट्स को लगता है। अटपटा इससे लगता है कि पेरेंट्स घबरा जाते हैं, मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, तो फिर ये गलत है ना। तो ये प्रॉब्लम हम आधा डर तो पेरेंट्स अपने अंदर ही रखते हैं, मतलब पेरेंट्स ही डरे हुए होते हैं, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। कन्फ्यूजन, डर, ये सब पेरेंटिंग का पार्ट आते हैं, बच्चों में नहीं है वो। अच्छा, तो उस चीज़ के लिए पेरेंट्स को फिर मेंटली वैसे ही रहना पड़ेगा कि भाई हमें अपने बच्चे को मतलब उसी हिसाब से, जैसे आप कह पेशेंस से। हाँ, और आप उसको बार बार बताइए, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके अगर हाँ, उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है, 4-5 साल के बच्चे को नहीं पता होता है, और कई जगह वो यूज़ भी करते हैं, कई बार उनकी आदत भी पड़ जाती है, सबकॉन्शियसली वो निकल जाता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, कुछ जगह आप अवॉइड भी कर सकते हैं, कुछ जगह, और धीरे धीरे कई बार बच्चे इस एज के आगे तक आने तक अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, अपने आप खुद ही ठीक कर लेते हैं। हाँ, वो क्लासेस में, जैसे स्कूल्स के अंदर और क्लास में, जैसे कहाँ भी बच्चा है ऐसे काफ़ी, मैंने बच्चे छोड़, मैंने बड़ों को भी काफ़ी ऐसे देखा है जो अपने घर में तो वही लड़कियां गा 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 करके बोलती है मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाहर, ये मैंने बड़े बच्चों में भी देखा है, लेकिन बाहर वो आराम से वो प्रॉपर घी, रहती है। हाँ। अच्छा, वो फिर वो शायद लाड में या प्यार में अपनी माँ से कि मैं तो नहीं खाऊंगा, वो है वो फीमेल बट वो नहीं खाऊंगा, वो लाड और प्यार है, बस वही। जनरली मेल्स में ऐसा नहीं होता है, हम लोग नहीं ऐसा करते, नहीं करते कि मुझे तो कभी याद नहीं मैंने मम्मी से बोला मैं खाऊंगी, क्योंकि हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है ना, मेल डोमिनेंट, तो लड़कियों को भी अटेंशन चाहिए होता है, तो वो देखती हैं लड़कों को मिल रहा है और मम्मा लड़कों को ऐसा प्यार कर रही, तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो वो सबकॉन्शियसली सीखा हुआ होता है उनका। अच्छा, क्योंकि वो हमें भी ऐसा, हमने तो कभी यूज़ नहीं किया ऐसा। अब लड़कियां अभी भी, इनफैक्ट मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं, अपनी मम्मा को बात कर रही हो, मैं कल आऊंगा मम्मा, अरे यार कल आऊंगी होता है, लेकिन वो प्यार है, वो प्यार है। वो बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा जब छोटे हैं वो, क्योंकि उनको अभी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। और आपने देखा वो बाहर, अगर वो बच्चे बाहर अगर ठीक कर रहे हैं, अपने आप को प्रॉपर अपना जेंडर डिफाइन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कई जगह बच्चे नहीं, बाहर भी नहीं करते, कई जगह बाहर भी एज किस एज के बच्चे, 4 से 5 साल के बच्चे जैसे नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो चीज़ को, वो फिर आप उनको सिखा सकते हैं। अगर 7-8 साल का बच्चा बाहर सही कर रहा है, घर में गड़बड़ कर रहा है, तब तो वो तो लाड प्यार में कर रहा है वो चीज़ें। बिल्कुल सही बात है इस चीज़ की। अच्छा मैम, एक चीज़ है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बेस्ट से बेस्ट हम स्कूलों में एडमिशन्स कराते हैं, तो क्या उसकी जो उसके साथ के जो फ्रेंड्स होते हैं उसके, या उसके साथ के जो लोग होते हैं, क्या उसके
माइंड पे कोई ऐसा असर डालते हैं कि उसकी फ्रेंड्स उसके ऊपर कुछ ऐसा असर डालते हैं कि बच्चा कुछ अलग डेवलपमेंट ले ले? इस एज में तो नहीं डालते हैं, क्योंकि इस एज में तो बच्चों को सब मस्त रहना पसंद होता है क्लास में। इनफैक्ट उन्हीं बच्चों के साथ इस एज में बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोच, वो यही होती है शैतानी सीख लें। जो बच्चा अट्रैक्ट कर रहा है, शैतानी कर रहा है, तो हम भी ऐसे ही बन जाए। हाँ, जनरली मतलब शैतानी सीखना उनका ज़्यादा वो रहता वो है। इसलिए क्योंकि शैतानी कर रहा है बच्चा, तो इसको टेंशन मिल रहा है, इसको रिकग्निशन मिल रहा है। ओके, अल्टीमेटली मतलब बच्चा है अपने आप को अटेंशन पाने के लिए ही वो सारी चीज़ें कर रहा है। अटेंशन, या ये मान लीजिए रिकग्निशन, आइडेंटिटी, मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि ये वो एज है जब बच्चा बढ़ भी रहा होता है, लेकिन वो खुद बच्चा है। हमारे लिए बच्चा है, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा निकलता है तो इसको लगता नहीं, तो मैं तो बड़ा हो गया हूँ। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं जब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब चाहे वो 3 साल का ही हो, 4 साल का ही हो। तो कई जगह घर में हो सकता है वो बड़ा बच्चा हो। 4 साल के बच्चे में जनरली दूसरे घरों में सिबलिंग्स आ जाते हैं, हाँ, जनरली आ जाते 4 हैं। से 5 साल के में आ जाते हैं, तो वो उसको वो चीज़ घर से भी आ रही होती है, देखो तुम बड़े हो गए, उसका ध्यान रखो। हाँ, ये मैं आपसे पूछने ही वाला था कि जनरली जो बड़े जो बच्चे होते हैं घर में, उनको बचपन से ही एक वो बताया जाता है कि तुम बड़े हो। हाँ। और छोटा छोटा ही रहता है, राइट। चाहे वो खुद 25 साल का हो, छोटा वाला क्यों ना हो गया हो, बट वो छोटा छोटा ही है। और वो बेचारे बड़े की तो बड़े की जिंदगी है। तो बस इसीलिए बड़े वालों को थोड़ा सा ये होता है कि भाई मैं बड़ा तो हूँ, लेकिन मेरे को बड़े जैसे आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। तो वही चीज़ वो क्लासरूम तक भी कैरी करते हैं। ओके, हाँ, कहीं में कि क्लासरूम्स में देखा गया है ये चीज़ें। तो वो एक तरह से कंपनसेट कर रहे होते हैं कि मुझे घर में नहीं मिला, लेकिन मुझे क्लास में तो मैं बराबर हूँ सबके। हाँ, लेकिन उसको समझ होती है कि मैम 4 से 5 साल के बच्चे को कितनी? ये बच्चों की समझ नहीं है, ये हमारी समझ के लिए है। अच्छा, हमें यहाँ बच्चों को समझना है कि उसकी साइकोलॉजी में ये नहीं चल रहा होता, लेकिन वो ये चाह रहा है, उसको नहीं पता, वो इतनी सोच उसकी डेवलप नहीं हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो सिर्फ कर रहा है, ये हमको निकालना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ये कारण भी हो। हाँ बिल्कुल, मैं कहा दीज आर द जनरलाइज्ड थिंग। हर बच्चे के लिए स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल छोटा सा और है। हम जैसे मेंटल डिफॉर्मिटीज़ की बात करें, जैसे अगर ऑटिज्म की बात करें, या बच्चे में ज़्यादा गुस्सापन है, कुछ अलग है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? क्या इस एज में आइडेंटिफाई करना? हाँ, 5 से 6 साल एक आइडेंटिफिकेशन की एज होती है। देखिए 4 साल तो मैं फिर भी नहीं मानती, कुछ ज़्यादा ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में फिजिकल डेवलपमेंट में दिख जाते हैं। अब जैसे जो ज़्यादातर फेस पे मैंने देखा है, जो ऑटिज्म के वाले बच्चे होते हैं उनका फेस बहुत सिमिलर होता है जनरली। बिल्कुल, वो दिख जाते हैं, तो क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनमें होती है। मे बी उनके चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, या जैसे मैं छोटे बच्चों की मैं फिजिकल डेवलपमेंट देखती हूँ, मैं उनके पेरेंट्स से वीडियोज़ मंगवाती हूँ कि आप ये बच्चा आपका स्टेयर्स कैसे चढ़ रहा है, अच्छा, जंप कैसे कर रहा है, टीवी कैसे देख रहा है। तो ये सारे एक्शंस जो होते हैं वो कहीं ना वो इससे हम इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म इस एज में है या नहीं है। ओके, देखिए किसी भी तरह का जो लर्निंग डिसेबिलिटी अगर फिजिकल के साथ न्यूरोलॉजिकल के साथ कंबाइंड हो रही है, तो अब तो फिर मेडिकेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना। लेकिन अगर नॉर्मल सा है कि बच्चे में डिले चीज़ें हो रही है, लिखना डिले हो रहा है, स्पीच डिले हो रहा है, चलना डिले हो रहा है, तो उसको मैं मतलब उसको डिसऑर्डर के फॉर्म में नहीं मानेंगे हम उसको, वो डिले है। हाँ, लेकिन पेरेंट्स कंफ्यूज्ड है कि वेदर इट इज़ बीइंग डिलेड कि कोई डिफॉर्मिटीज़ है। यहाँ पर फिर देखिए वही है, आपको किसी स्पेशलिस्ट से डायग्नोस करवाना ही चाहिए। अच्छा मैम, क्या पेरेंट्स के जीन्स बच्चों के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? 100% डीएनए का असर तो होता ही है। साइकोलॉजी में आनुवांशिक और वातावरण दोनों का ही रोल प्ले होता है। तो कैसे, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी कोई फादर है, उसने जीवन भर बहुत गरीबी देखी, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, अब वो जो था वो है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बच्चा जब हो तो उसके अंदर वैसे गुण हो कि वो पढ़ाई करे। वो हर माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ा अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा सब देना चाहते हैं, तो क्या बच्चा कितना भी कोशिश कर ले तो क्या वो अचीव नहीं कर पाएगा चीज़ों को? नहीं, जीन्स इंटेलिजेंस पे असर नहीं डालते हैं। हाँ, मैं वही पॉइंट में आना चाहता था, इंटेलिजेंस पे वो कहीं ना कहीं। नहीं, जीन्स आपके असर डालते हैं आपके फिजिकल अपीयरेंस पे, बिल्कुल। हाँ, समवेयर आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पे कोई यहाँ पर जब आप जो आप बता रहे कि पेरेंट्स नहीं कर पाए,
वो उनकी सर्कमस्टांसेस ही, लेकिन उनका इंटेलिजेंस तो है, उनका माइंड तो पूरा डेवलप्ड है। अगर हो सकता है उनको सारी फैसिलिटीज मिल गई होती तो वो भी कुछ कर लेते। हाँ, नहीं मिली। अभी बच्चे को करना है तो मतलब बेसिकली इंटेलिजेंस पे कोई रोल प्ले नहीं है नहीं जीन्स नहीं का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये फिर भी सोच सकते हैं कि नहीं, मैम देखा है मैंने, शार्प माइंडेड तो होते हैं बच्चे, जिनके माता पिता शार्प माइंडेड होते हैं ना, मैंने देखा है बच्चों में वो शार्पनेस आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि वो बच्चों को इन्वायरमेंट वैसा दे रहे हैं घर नहीं पे। मैम, बिना एनवायरनमेंट दिए भी देखा है मैंने कि जहाँ पे माँ बाप ऐसा एनवायरनमेंट नहीं भी दे पा रहे हैं, ज़्यादा बच्चों से नहीं, इंटरेक्ट हम भी नहीं देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप जो बात करना चाह रहे हो वो एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें। नहीं बाकी चीज़ों की इंटेलिजेंसी भी मैम, चीज़ों को समझने की क्षमता, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग हाँ, होती है। वो तो आएगी आएगी, वो क्योंकि वो ब्रेन से रिलेटेड हो गई ना, डीएनए, ब्रेन के अंदर डीएनए है। मैं एकेडमिक मार्क्स की बात कर रही हूँ कि जो मार्क्स है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट टॉपर रहा हो। हाँ नहीं, हाँ वो तो बिल्कुल, बच्चा हाँ टॉपर बेचा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो जरूरी कोई नहीं है। ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो किसी और चीज़ में टॉपर हो जाए। बिल्कुल, हाँ सही बात है, वो हो सकता है किसी और चीज़, लेकिन वो जो मेरा मकसद ये था कहने का कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट हाँ, है उसमें रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं जीन्स। बिल्कुल, कि माँ बाप अगर अच्छे दिमाग के हैं या उनका शार्प माइंडेड रहा है या फिर वो अचीवर रहे हुए हैं तो उनके बच्चों में वो कहीं ना कहीं है। हाँ, वो तो आएगा ही आएगा। अब जैसे हम ये कह सकते उनको हैं कम मेहनत करके जल्दी सीखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कई कम्युनिटीज़ में पेरेंट्स बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ बच्चों में भी वही आ जाता है कि हाँ, हमें भी जल्दी से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वहाँ एजुकेशन को कम और काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और पेरेंट्स भी उनको बोलते हैं हाँ ठीक है, ये तो जीन्स है, बिजनेस माइंडेड है, तो ये तो हमारे जीन्स में है। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेसमैन के अंदर, हाँ ब्लड में कहते हैं कि हाँ। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर के लिए जनरली जा रहा है, सीए का बच्चा जनरली सीए जा रहा है। तो मतलब जेनेटिक्स रोल प्ले कर रहा है, आपके प्लस एनवायरनमेंट दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। जीन तो एक है पर उस पर पुश प्रेशर जेनेटिक्स आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का भी और मतलब मैं जेनेटिक्स का फुली रोल नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए एक स्टडी हुई थी, एक साइकोलॉजिस्ट ने की थी, जिसमें उसने ये दावा किया था कि आप मुझे किसी का भी बच्चा दे दो और आप जो कहोगे मैं उसको बना के दिखा दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जीन्स का रोल इतना प्ले नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और वाकई में बच्चों को बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है। कितनी जगह हमने उसी कॉन्सेप्ट पे हमने टीवीज में भी कितनी मूवीज देखी है, डाकू का बेटा पुलिस बन गया, पुलिस का बेटा डाकू बन गया, अपोजिट कैरेक्टर दोनों। यस, देखा है हमने। तो यहाँ पर क्या बन गया वो जीन्स पे डिपेंड नहीं करता है, डेवलपमेंट जीन्स पे डिपेंड कर रहा है। लर्निंग स्किल्स कितनी जल्दी आप चीज़ों को समझ रहे हैं वो डिपेंड करता है जीन्स पे आपके, कहने का मतलब वो डिपेंड कर रही है। इसीलिए तो कहा जा रहा है जैसे सोसाइटल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, वो भी आजकल हेरिडिटरी कही जा रही है कि पेरेंट्स में अगर ये इस तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं या उनमें बहुत ज़्यादा लो या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चों में आते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बात करें, माँ बाप में अगर लड़ाइयाँ रहती हैं तो उसका इम्पैक्ट भी बच्चों पे आता है। बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है, क्योंकि उस वक्त तक तो ब्रेन शायद मेरे हिसाब से डेवलप नहीं हुआ होता है। ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता है, लेकिन उस समय मदर का जो माइंडसेट है, हाँ हाँ, जो थॉट प्रोसेस है, वो बच्चे को बना रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बच्चे का डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें हो रही। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लड़ाई झगड़े या घर के माहौल इफेक्ट डालते हैं बच्चे के 100%। वो पॉजिटिव रखना, हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो उसके मेंटल लेवल पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं और उसके फिजिकल लेवल पे भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या फिर कोई अंग जैसे ना बने, वो ऐसा इस केस से पॉसिबल कहीं जुड़ा हुआ है, जैसे कई बच्चों का होता है ना, कोई उंगली नहीं बनी या कुछ फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं। नहीं, लड़ाई झगड़ों का फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ पर इतना नहीं देखा गया है रिसर्च में। हम इमोशनल डेवलपमेंट में फिर भी हमने देखा है, हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं देखा है, क्योंकि कई जगह ये भी देखा है कि पेरेंट्स हेल्दी है लेकिन फिर भी बच्चा एबनॉर्मल हो गया या मेंटल रिटार्डेड पैदा हो गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो तो ये तो मेरे हिसाब से बर्थ के समय जो मतलब जीन्स बन रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग है वो सारा। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा हो गया, उसके बाद की अगर लड़ाइयाँ कितना इम्पैक्ट डालती हैं, माँ बाप के रिश्ते, माँ बाप आपस के, फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कितना इम्पैक्ट डालती हैं बच्चों की ज़िंदगी पे? देखिए, छोटे एज के बच्चों पे तो डालती है, क्योंकि इस समय जो छोटे एज वाले बच्चे होते हैं उनको अगेन वही, उनको अटेंशन, उनको लव अफेक्शन चाहिए होता है। घर में नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक लैक्यूना रह जाता है और वो बच्चों में अग्रेशन ला रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन ला रहा होता है, या फिर बच्चा बिल्कुल बिल्कुल दब्बू बन जाता है। अच्छा, बिल्कुल डरा डरा, सहमा सहमा, दो तरीके से। तो उसके लिए बीच की सोच नहीं होती, उसमें इस समय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं हुई होती। हाँ, कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो या तो अपने आप को बचाएगा, क्योंकि उसके लिए हाई टोन, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा है, उसका दिमाग चल ही नहीं रहा है, ये क्यों हो रहा है,
आजकल जैसे मैम देखा गया है कि अभी पेरेंट्स जो हैं 3-4 साल का बच्चा हुआ और डाइवोर्स हो रहा है किसी भी कारण की वजह से। अब डाइवोर्स के बाद बच्चा या तो मदर के पास है या फादर के पास है, एज पर जो कोर्ट डिसाइड करता है। तो क्या एक पेरेंट का अगर ना होना कोई उसके ऊपर फर्क डालेगा उसकी ज़िंदगी में, अगर 4 से 5 साल का हो चुका है वो और उस वक्त डाइवोर्स हुआ है? देखिए मैं बताऊँ आपको, देखिए ये सिचुएशन टू सिचुएशन है। कई जगह कहा भी जाता है कि घर में रोज के लड़ाई झगड़े से, कहते हैं ना, ब्रोकन माइंड से अच्छा ब्रोकन होम भी ठीक है। अगर बच्चा अब्यूजिव फैमिली में है, देखिए एक अब्यूज़ होता है, वो देख रहा है तो उस केस में सेपरेट ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो अब्यूज़ करना भी सीख रहा है। हमने काफ़ी घर ऐसे देखे हैं जहाँ पे मेल डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, तो वो बच्चा वो भी सीख रहा है, बिल्कुल सीख रहा है कि मैं किस तरह से डोमिनेट कर सकता हूँ या किस तरह से वायलेंस सीख सकता हूँ। तो अगर कहीं पेरेंट ये कदम उठाते हैं कि इस डोमेस्टिक वायलेंस से मुझे मेरे बच्चे को दूर रखना है, मुझे सेपरेट होना है, तो वो कदम गलत भी नहीं है। तो मतलब अब एक जैसे फॉर एग्जांपल मदर सेपरेट हुई और मदर के पास है बच्चा, अंडरस्टैंडिंग अलग होना, उसकी वजह से क्लैशेस होना, है ना, एक दोनों के विचार अलग है। कोई फॉर एग्जांपल फादर टाइम नहीं दे रहे हैं या बच्चों को कुछ भी नहीं करे, तो वहाँ पे फादर का टाइम नहीं देना और उस पर मदर का सवाल उठाना, और यहाँ थॉट प्रोसेस में क्लैशेस आ गए हैं। बिल्कुल उस वजह से लड़ाई हो रही है रोजाना, उस वजह से रीजन वो हो रही है, उस वजह से रोजाना लड़ाई बहस हो रही है। बिल्कुल, एक तो ये है, तो वहाँ पर तो चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन एक रीज़न ये है कि फादर ड्रंक या स्मोक या कुछ बैड हैबिट्स के साथ घर आ रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, वायलेंस कर रहा है। इस केस में सेपरेशन शुड बी गुड फॉर द चाइल्ड। ओके, तो ये है, अगर हाँ वो डिपेंड करता है कि केस कैसा है। यस, और उस केस में बच्चे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट वो सिंगल पेरेंट का तो लव अफेक्शन ले पा रहा है ना। अब वो उस वक्त तो माँ का भी नहीं पा रहा था, नहीं तो क्योंकि दोनों आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, किसी का नहीं ले पा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फादर मदर दोनों का रोल प्ले रहता है लाइफ में। 100%। जब दोनों ने मिलकर बर्थ दिया है तो दोनों का रोल प्ले है ही है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 100, मैं ये भी नहीं कहूँगी दोनों की 50-50% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को पालने के लिए। तो हम जो ये सोचते हैं ना कि ये काम माँ का है, ये काम बाप का है या ऐसा है, वो नहीं है। दोनों के लिए बच्चों का काम इक्वल है। अगर माँ बच्चे को सुला सकती है तो फादर भी बच्चे को सुला सकता है। लेकिन जनरली जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आप जानते हैं ना, फादर का ये रहता है तुम्हारा काम है ये तुम करो, हमारा काम नहीं है। तो ये पहले का टाइम हुआ करता था, आज भी मैंने कई केसेस देखे हैं, आज भी वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए अवेयरनेस और कहते हैं ना, शिक्षा या चीज़ों को समझाना ही चीज़ें चेंज कर सकती है। आज ये चीज़ एकदम से नहीं आएगी। आज जो आप जेंडर की बात करें, 2 से 4 साल 5 साल के बच्चे को हम जेंडर इक्वलाइजेशन सिखा रहे हैं। बिल्कुल, वो बच्चा 20-25 साल बाद जाके क्या फादर बनेगा, डिफरेंट फादर बनेगा, वो हमारे फादर जैसा नहीं बनेगा। बिल्कुल। सोसाइटी में चेंजेस तो आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो आज भी कहीं ना कहीं हम ही हैं जो लड़कों को लड़कियों का काम नहीं करने देते या लड़कियों को लड़कों का काम नहीं करने देते। हाँ, तो फिर वो हम वैसा ही सोसाइटी दे रहे हैं, जबकि हम समझदार हैं। तो बीइंग अ पेरेंट हमें वो चीज़ें इक्वलाइज करनी पड़ेंगी कि अगर रोटी दोनों काम सिखाइए, दोनों को दोनों काम सिखाइए। बांटना नहीं है कि नहीं भाई तुम्हें ये करना है तुम्हें, और वो नहीं बांटना कहाँ से शुरू होगा, खुद से शुरू होगा। तो बीइंग अ पेरेंट हमें पहले उनको वो करना पड़ेगा। फीमेल को बोले चल तू आज थक गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि फीमेल एक एज में जाके उसका वैसे भी थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है, मेल में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आज तुम थक गई हो, चलो मैं ये काम कर देता हूँ, चलो आज तुम्हारा भैया खाना बनाएगा, कैसा लगे उस बच्ची को, मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आज पापा ने ये कर दिया, आज बच्चा देख रहा है कि मम्मा थकी हुई, मम्मा के हेडेक और मम्मा सो रही है, कोई बात नहीं, पापा ने आके बर्तन साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया या कपड़े समेट दिया, कुछ भी कर दिया। There's no harm, घर दोनों का बराबर है। और बच्चा वो देख रहा है तो उसके अंदर काम को लेकर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है एटलीस्ट, कि ये काम किसका है। जिस बच्चे ने ये देखा है सिनेरियो, देखा है, और जिसने नहीं देखा, जिसमें वो मेल डोमिनेटिंग वाला देखा है, वो तो फिर वो वैसे ही रहेगा, वो वैसे, क्योंकि उसको पता ही नहीं। हाँ, कल को वो भी बड़ा होगा तो वो भी वही चीज कि नहीं मेरे पापा ने तो कभी किया नहीं, तो मैं क्यों करूं, या पापा ने नहीं किया, मैंने देखा नहीं, किया नहीं, मैंने देखा नहीं, ऐसा उसके लिए नया है, उसने देखा नहीं। तो अडेप्ट करना उसके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है सीख जाए, हो सकता है सिचुएशन सिखा दे। अब बच्चे आजकल 12th के बाद बाहर जाते ही हैं रहने, सब करते ही हैं, लेकिन वो खुद के लिए कर लेंगे,
पूरे 5 साल अकेले रह के हाँ, खुद खुद के के लिए लिए कर कर लेंगे, लेंगे। लेकिन जैसे ही वो जैसे ही अगेन घर जैसे ही आए, वो रिलेशनशिप में जाएंगे, तब उन्होंने देखा कि हमारे रिलेशनशिप में ऐसा ही होता तो हम भी वैसा ही करेंगे, देन दे लेफ्ट एवरीथिंग। तो अल्टीमेटली तो ये है कि भैया सब लोग लग जाओ, पति पत्नी दोनों काम करो बच्चों इक्वल के इक्वल सामने। इक्वल इक्वल, हाँ, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर मिलकर, मिलकर। मतलब आपको एज अ टीम दिखाना पड़ेगा कि हम एज अ टीम की तरह कर रहे हैं। तो बिलीव मी, उस केस में बच्चा भी आपके साथ एज अ टीम इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो हाँ, जाएगा। होता है, बिल्कुल इन्वॉल्व होगा और वही चीज़ सीखेगा कि कोई काम किसी के लिए स्पेसिफाइड नहीं है। नहीं है, हाँ बिल्कुल अगर झाड़ू मम्मी लगा सकती है तो पापा भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जनरली देखा गया है कि क्योंकि मेल हम लोग डोमिनेटिंग फैमिलीज में रहते और हैं। ये मतलब कई जगह पहले भी ऐसा नहीं था। इवन मैं मेरे फादर की बात करूं या मेरे फादर इन लॉ की भी बात करूं, मेरे फादर खाना पहले भी बनाते थे। अब इस एज में जब वो 65 के आसपास हो रहे हैं मेरे फादर, तो वो कभी कभी खुद झाड़ू भी लगा लेते हैं। जो तो घर में बहू बेटे सब है, लेकिन कभी जैसे वो लोग कहीं घूमने गए तो खुद झाड़ू भी लगा रहे हैं, खुद खाना भी बना रहे हैं। वहीं मेरे फादर इन लॉ हैं, वो आज मशीन, मतलब वो 80s में आ रहे हैं, 75-80s में आ रहे हैं, वो मशीन भी चलाते हैं, सारा काम खुद भी करते हैं। चलो मैं ये भी कर देता हूँ, मैं ये भी कर देता हूँ। ये माइंडसेट और एक्टिवनेस की बात है। वो लोग काम इसलिए करते हैं ताकि वो एक्टिव रहें, हाँ, वो तो काम इसलिए कर रहे हैं। नहीं, बस वही था कि और करना भी चाहिए उनके लिए। मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं करूँ, मैं वो नहीं करूँ। कितने पुराने हैं वो तो। हाँ, तो हमारे कहीं जनरेशन में हाँ, जनरली अब जैसे जिसने जैसा देखा वैसा वो करता है। बस अब कई बार मजबूरी में भी करना पड़ता है। अब नहीं मजबूरी होती, अब जैसे मैं अगर एक बात करूँ, फॉर एग्जांपल मेरी ही बात करूँ, तो मेरी जब मदर आती है ना यहाँ पे, तो मेरी मदर वैसे वाराणसी रहती हैं, तो वो यहाँ आती हैं, मैं बड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। और जब वो जाती हैं तो मुझे कुछ घर के काम ज़्यादा करने पड़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मदर जब रहती हैं, तो चलो ठीक है, खाना भी मिल गया टाइम पे और सब चीज़ें हो गई। तो वो एक बच्चे के लिए रहता है कि माँ जो है उसके लिए वो कर रही है, वो फादर से एक्सपेक्ट नहीं करता वो चीज़ें, क्योंकि बच्चे ने भी वही चीज़ देखी हुई है बचपन से कि माँ ही करती है ये काम। क्योंकि माँ को ही लाड़ प्यार का सिंबल माना गया है ना। हाँ, माँ तो ही करती यहाँ है। पे फादर क्यों नहीं लाड़ प्यार का सिंबल बन सकता? कई जगह फादर भी कर रहे हैं। फादर तो मैम पैसे लेने हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो फादर ही कमा रहे हैं, मम्मा तो कमाती नहीं है। तो पैसे लेने हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो फादर याद आ रहे हैं। अभी मुझे कोई प्रॉपर्टी पसंद आई है तो मैं जाके फादर को थोड़ी पूछूं, वो उनको मदर को थोड़ी पूछूंगा कि वो जानती नहीं चीज़ों के बारे में, वो फादर को पूछूंगा। तो कहीं ना कहीं बचपन से हमने वही चीज़ देखी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वाइफ आज जॉब कर रही है और उनको स्टॉक मार्केट या शेयर्स की नॉलेज है, वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हो सकता है आपका बच्चा आपसे नहीं, आपकी मदर से, हाँ, आपकी वही वाइफ से क्योंकि वो देखेगा वैसा, जब ही उस चीज़ को सीखेगा कि हाँ भाई मदर को भी और आता है। सबसे बड़ी बात, मदर का कितना इंटरेस्ट है। आपकी मदर ने नहीं लिया क्योंकि उस समय जरूरत भी नहीं होती उस समय थी जरूरत ना, भी नहीं उन थी। लोगों को रोल होते थे। हमें तो अपनी माँ केवल खाने के लिए याद आती है कि मम्मी चीज़ कहाँ है और वो खाना क्या बनाया है, ये बना दो और वो बना दो। इतने के लिए बच्चे को माँ की याद आती है जनरली, क्योंकि उसने वही देखा है बचपन से अपनी माँ को वही रोल प्ले करते हुए, पहले फादर के लिए कर रहा है, हमारे लिए और आज भी उनका वही रोल कंसिस्टेंट है जब से वो शादी करके आई है। उन्होंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। राइट। तो क्या हमें मतलब इसी चेंज करना चाहिए थोड़ा बहुत? हमको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब माहौल भी बदल रहा है। जनरेशन अल्फा जनरेशन आ रही है, जिसमें हम कहते हैं ना कि लड़कियां भी इक्वली सारे काम कर रही हैं और लड़के भी इक्वली कर रहे हैं, और दोनों में रिलेशनशिप तभी मेंटेन रहेगा जब दोनों इक्वल काम करेंगे। अदरवाइज तो डिवोर्स केसेस पहले नहीं थे, अब जितने बढ़ रहे हैं। इवन डिवोर्स केसेस अभी ओल्ड एज में भी बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा, ओल्ड एज में भी बहुत। मैं मतलब उसका आपको क्या कारण? क्योंकि पहले फीमेल्स जो दब कर रही हैं, है ना, इतने टाइम तक, अब उनको लग रहा है कि माहौल वैसा है ही नहीं। हाँ, माहौल चेंज हो चुका है, माहौल चेंज हो चुका है, अब वो निकल रही है अपने बाउंड्री से बाहर। उनको चाहिए कि या तो अपने आप को बदलो, नहीं तो आई लीव। ओके। क्योंकि अब वो माहौल के अलावा एक होता है ना, अब वो दबना और कंट्रोल में नहीं, वो इक्वल राइट मांग रही है। इस उम्र में मुझे इक्वल राइट नहीं दोगे। अब मजे की बात ये भी है कि बुढ़ापे में डाइवोर्स लेके भी मतलब एक हो रहे हैं। इतना बुढ़ापा नहीं, हाँ, मतलब 50s और 45s की बात कर रहे हैं। 50s 60s में मान लीजिए आप। हाँ, हो रहा है, ये तो नॉर्मल है। इवन कई अब्यूसिव फैमिली ऐसी जहाँ पे बच्चे अपने सेटल्ड हैं, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों की नहीं बन रही, रोज रोज की कलेश से अच्छा है, क्योंकि रोज इस एज में रोज रोज के लड़ाई झगड़े उनकी फिजिकल हेल्थ पे और भी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ये तो है खैर। और ये भी देखा गया है कि जनरली बच्चे ने अगर माँ बाप के साथ अपने दादा दादी को देखा बचपन से, और जब वो बड़ा हुआ तो क्या वो भी अपने जो पेरेंट है उनको अपने साथ रखने की उसमें टेंडेंसी आएगी कि वो समय के साथ
अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज हो सकती है? पेरेंट्स ने क्या सिखाया उसको उस पर डिपेंड करता है। देखिए सर, अच्छा। हम क्या सिखा रहे हैं, पढ़ देख तेरे को बाहर जाना है, नौकरी बाहर अच्छी मिलेगी, हम सिखा रहे हैं उसको, नहीं अपन सब साथ रहेंगे मिलके जहाँ भी रहेंगे। अल्टीमेटली हमें सिखाना पड़ेगा उनको हमें कि बताना पड़ेगा हाँ, मैसेज, हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या हम ये मैसेज दे रहे हैं। आजकल हम क्या मैसेज देते हैं, हम तो अपने हिसाब से, बच्चा तो पता नहीं कहीं बाहर जाके अपना नौकरी करेगा, बाहर जाके पढ़ेगा और वहीं सेटल होगा, हम मैसेज ही ये दे रहे हैं वो हम छोटे बच्चों को भी ये दे रहे हैं। बस। चलिए, थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक मिलके यू सो मच। और आपसे बहुत अच्छी नॉलेज शेयर मिली। ओके, थैंक यू। थैंक यू।